सो हाय एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे, बेसिकली एनालिसिस करेंगे जो कल जो एग्जाम हुआ था सीयूटी का, राइट। तो सीयूटी 2024 का जो इंग्लिश का जो पेपर हुआ था 15 मई को, तो उसका कुछ देखेंगे हम कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो वो सारा एनालिसिस हम इस सेशन में देखते चलेंगे। ठीक है, तो शिफ्ट सेकंड थी ये ए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। कौन कौन से चैप्टर्स थे जहां से मतलब ज्यादा ज्यादा सवाल पूछे गए हैं, तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस मैंने जब इस पेपर को एनालाइज किया तो रीअरेंजमेंट के बहुत सारे क्वेश्चंस थे। PQRS मतलब अरेंजमेंट करना है, थोड़ा मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन होते हैं कि आपको वो हैपनिंग समझ आनी चाहिए जो वो देता है, और वहाँ पे फिर शुरुआत पकड़ना होता है, स्टार्टिंग कैसे होगी। ठीक है, कौन सा मतलब इंट्रोडक्टरी पार्ट कौन सा होता है बाकी का। तो रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन तो रीअरेंजमेंट के थे भाई। हम ये बोल सकते हैं 7 to 8 क्वेश्चन इसमें जंबलिंग के थे, 7 से 8, राइट। और इतने ही क्वेश्चन आप मान के चल सकते हो कि फिलअप्स के ऊपर भी थे 7 to 8 क्वेश्चन जो है, या 10 के अराउंड हम बोल सकते हैं फिलअप्स के भी थे बीच में। जैसे पहला क्वेश्चन जंबल का था, सेकंड क्वेश्चन फिर फिलर का था। ठीक है, उसमें आपका राइट वोकेबलरी चेक कर रहा था। ठीक है, वो क्या आप वो सही वर्ड को उठा के लगाना था वहां पे। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टेटमेंट यू पीपल हैव टू पिक द राइट अप्रोप्रिएट वर्ड, सटीक वर्ड वहां पे बिठाना था ब्लैंक्स में, राइट। और कॉम्प्रिहेंशन की बात करें तो इसमें भी काफी क्वेश्चंस थे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के। 3 to 4 पैराग्राफ्स थे जिसमें 5 to 6 क्वेश्चन थे। तो अगर हम बताएं कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन जो है आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से थे, 15 से 20। और 8 से 10 क्वेश्चन ब्लैंक के थे, 8 से 10 क्वेश्चन आपके पैराजम्बल्स के ऊपर थे, राइट। और देखो वोकेबलरी जो है इन्होंने ब्लैंक्स के थ्रू भी मतलब आपका नॉलेज चेक किया कि फिलअप्स में आप क्या आपके अंदर एबिलिटी है टू पुट द राइट वर्ड एट द राइट प्लेस और नॉट, whether he or she has the right knowledge of putting the right word at the right place or not। और इन्होंने अलग से सेपरेटली भी वोकेबलरी को पूछा था। सेपरेटली कैसे, जैसे एक स्टेटमेंट दे दी, उसके मिडल में एक वर्ड दे दिया, उस वर्ड को अंडरलाइन कर दिया, और उस वर्ड का जो है आपको नीचे या तो एंटोनिम्स पूछा गया था या तो सिमिलर पूछा गया था। तो ऐसे क्वेश्चन भी कम से कम 5 to 6 क्वेश्चंस मैंने ऐसे देखे पेपर के अंदर कि जो बेसिकली टिपिकली वो क्या आपके ऊपर था, सिमिलर पूछा गया था या तो ऑपोजिट पूछा गया था, राइट। और आगे अगर हम चलें तो पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर इन्होंने थोड़ा सा कुछ ऐसे कॉलम बना के दिए थे। ठीक है, तो पार्ट ऑफ स्पीच को यहाँ पे क्वेश्चंस थे, इस वाली साइड में जैसे क्वेश्चंस थे 5 सेंटेंस दे दिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर उनके लिए 4-5 वर्ड्स मतलब जैसे मैच करने होते हैं ना, तो आपको बताना था कि वहां पे राइट पार्ट ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, भाई एडवर्ब पुट करनी है या एडजेक्टिव लगना है या नाउन लगना है। ठीक है, तो इसको थोड़ा लिस्ट 1 और लिस्ट 2 करके इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश की थी। था ये पार्ट ऑफ स्पीच ही। अगर आप जानते हैं कि एडजेक्टिव का फंक्शन क्या होता है, एडजेक्टिव का काम क्या होता है सेंटेंस में, नाउन क्या करता है। ठीक है, नाउन से पहले डिटर्मिनर आते हैं, हर डिटर्मिनर के बाद नाउन ही लिखा जाता है। ठीक है, तो वो बच्चा जिसको थोड़ी बहुत समझ है यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच की कि एडवर्ब का फंक्शन क्या होता है, वर्ब के एक्शन को डिस्क्राइब करना होता है, वो इन सवालों को इजिली कर सकता था। ठीक है जी। और फ्रेजल वर्ब्स भी इन्होंने कुछ इस तरह से ही बनाया था, लिस्ट 1 लिस्ट 2 करके ही बनाया था। एक स्टेटमेंट दे दी, उसके अंदर एक फ्रेजल वर्ब को यूज किया है। ठीक है, फिर उसके लिए बोला है कि वहां पे राइट कौन सा पुट होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा एक नया सा मतलब हम देख बोल सकते हैं कि सीयूटी के अंदर इन्होंने पूछा है। ठीक है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को रेफर करते हुए। बाकी अगर हम लेवल की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच भी ऐसे ही पूछी थी, फ्रेजल वर्ब्स भी ऐसे ही पूछी गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा क्रैमिंग वेस्ट नहीं था, इसमें आपकी खुद की एक अंडरस्टैंडिंग लेवल पे था एक पेपर। अगर इसकी इंग्लिश की बात करूं तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस थे इसमें ज़्यादा। जो बच्चे याद करते हैं 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस है ना, उस तरह से नहीं था। वोकेबलरी भी पूछी है तो सेंटेंस में ही वर्ड दिया है, पहले तो आपको स्टेटमेंट समझना पड़ेगा, फिर अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा कि यहाँ पे सिमिलर क्या जाएगा, अपोजिट क्या जाएगा। और ये जो रीअरेंजमेंट होती है इसके अंदर पूरा जो इन्होंने ब्रेक करके ओपनिंग या एंडिंग दी होती है, तो पूरा टेक्स्ट जब तक आप नहीं उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो कि स्टोरी क्या बन रही है, क्या ये मतलब इसका सब्जेक्ट क्या हो सकता है, आपको एक सेंटेंस स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगी देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू हिट द सब्जेक्ट। पहला जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान सवाल था, मतलब इजीली वो बन रहा था। तो ऐसा भी नहीं है
थोड़े ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, टाइम जरूर लगता है ना, कि थोड़ा आप दिमाग घुमाओगे आगे पीछे, लेकिन क्वेश्चन डूएबल थे। मतलब ऐसा नहीं था कि भाई हो ही नहीं सकते थे क्वेश्चंस, क्योंकि अगर सवाल बनाया तो उसका आंसर तो पक्का होगा। तो डूएबल क्वेश्चंस थे पैराजम्बल्स के, जो मुझे लगा। वोकेबलरी में मे बी शायद कुछ बच्चों को स्ट्रगल, कुछ बच्चों ने किया हो पेपर में, क्योंकि वोकैब एक ऐसा कंपोनेंट होता है जहाँ पे बच्चा हमेशा मतलब लैक करता है बच्चा, राइट। और कॉम्प्रिहेंशन में जो पैराग्राफ्स का लेवल था ठीक था, मतलब हम ये भी नहीं बोल सकते कि इजी था। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस में इजी टू मॉडरेट लेवल के पैराग्राफ्स थे, ठीक है। तो उसमें किसी पैसे में 5 क्वेश्चंस थे, किसी में 6 to 7 क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। तो 15 to 20 क्वेश्चंस मतलब हम ये मान सकते हैं कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस थे। और कॉम्प्रिहेंशन अपने आप में ही ये वर्ड बताता है कि भाई समझना, टू अंडरस्टैंड। सो आपको अगर फर्दर आगे भी मान लो अगर आप प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, तो अपने अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाना पड़ेगा आपको, तब ये एग्जाम्स कुछ आप इनको हिट कर सकते हो। और अंडरस्टैंडिंग जो बढ़ती है वो सेल्फ होती है, उसको कोई टीचर नहीं बना के देगा आपकी। सिंपल सी बात है कि अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है रीडिंग के माध्यम से। अगर आप डेली रूटीन में डिफरेंट टाइप्स के आर्टिकल्स को रीड करते हो, कभी इकोनॉमिकल न्यूज़ पढ़ ली, कभी कोई पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ ली, या कोई रिलीजियस न्यूज़ पढ़ ली, जो भी ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। हालांकि इसमें करंट बेस्ड पैराग्राफ्स तो नहीं थे, स्टैटिक ही हम बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी वो चीज़ें क्या होती है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल को ऊपर लेके जाती हैं जब आप किसी टेक्स्ट को रीड करते हो। और इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्टिकुलर टेक्स्ट, तब भी फिर आप उसका एक निष्कर्ष निकाल पाओगे, कंक्लूजन निकाल पाओगे कि ऑथर क्या बोलना चाह रहा है, ठीक है। पूरे पैराग्राफ्स का थीम क्या निकला, क्रक्स क्या है इसका, राइट, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैराग्राफ। तो जब आप उसका थीम समराइज उसको कर लेते हो, फिर आप उसके आंसर तक पहुंच सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पैराग्राफ्स ही नहीं समझ आया और मैं डायरेक्टली उस पर जाऊंगा, ठीक है, करने लगूंगा, तो मैं वहाँ पे स्ट्रगल फेस करूंगा, मतलब नहीं होगा मुझसे। तो अंडरस्टैंडिंग बड़ी मैटर करती है जी, ठीक है। और ये जो चीज़ है पार्ट ऑफ स्पीच का जो इन्होंने पूछा था, इसके लिए आपको थोड़ा पार्ट ऑफ स्पीच के जो भी चैप्टर रहते हैं, नाउन से लेके जो भी कंजंक्शंस तक, जो इंटरजेक्शंस तक जो पार्ट्स होते हैं, उसकी पोजीशनिंग, उसका जो बेसिकली पार्सिंग होती है वो पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन सी सिचुएशन में इनकी क्या पोजीशन होती है ना। डिटर्मिनर के बाद नाउन लिखा जाता है, नाउन को क्वालिफाई आपका एडजेक्टिव करता है, और प्रोनाउन नाउन की जगह पे यूज़ होता है। फिर वर्ब एक एक्शन को बताती है, एडवर्ब फिर वर्ब के एक्शन को डिस्क्राइब कर देता है, प्रेपोजिशन पोजीशन को रेफर करती है, कंजंक्शन जो है कनेक्ट करता है ना। तो ये जब तक आपको ये पोजीशन नहीं पता होगी, इनको लगाने का माध्यम नहीं आपको पता होगा, तो मेथड्स नहीं पता होगा, तो आपको हमेशा ही जो बेसिकली ये पार्ट ऑफ स्पीच वाले क्वेश्चंस होते हैं इनको नहीं कर सकते हम। ये जो जितने भी डिफेंस के एग्जाम होते हैं, सीडीएस भी होता है, वो भी 10 क्वेश्चंस पूछता है पार्ट ऑफ स्पीच पे। और इसमें भी हम ये बोल सकते हैं कि 2 लिस्ट बना के इन्होंने जो है दो दो क्वेश्चंस ऐसे दिए हुए हैं, जिसमें एक उसमें जो है 4 to 5 क्वेश्चंस हैं, सेंटेंसेस हैं, और यहाँ पे उनके लिए वर्ड्स दे रखे हैं, और आपको अकॉर्डिंगली पता होना चाहिए कि जैसे कॉन्फिडेंस दे दिया, राइट, तो कॉन्फिडेंस आपको पता होना चाहिए कि कॉन्फिडेंस जो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, राइट। अब कॉन्फिडेंट अगर दे दिया, तो कॉन्फिडेंट आपको पता होना चाहिए कि भाई ये होता है एडजेक्टिव। इसके थ्रू हम किसी नाउन को क्वालिफाई करेंगे, इसके थ्रू हम सिंपली क्वालिटी को ही बताएंगे। राम इज कॉन्फिडेंट, राम इज वेरी कॉन्फिडेंट, लेकिन कॉन्फिडेंस इज मस्ट इन लाइफ, सो कॉन्फिडेंस सिंपली यहाँ पे क्वालिटी शो कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बट इसके थ्रू हम नाउन और प्रोनाउन को ही क्वालिफाई करेंगे। और जब हम इसकी जगह लिख देंगे कॉन्फिडेंटली, राइट, व्हेन वी राइट कॉन्फिडेंटली, तो कॉन्फिडेंटली फिर जो है वो हो जाएगा आपका एडवर्ब, क्योंकि कॉन्फिडेंटली के थ्रू हम उसके मैनर को बताएंगे कि ही स्पीक्स कॉन्फिडेंटली, सो कॉन्फिडेंटली इज एडवर्ब बेसिकली, राइट। तो ये जब तक आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा कि नाउन से एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, नाउन से एडवर्ब कैसे बनते हैं, तब तक फिर यहाँ पे इस वाले सेक्शन में हमेशा ही बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। तो ये ग्रामर का ग्रिप होता है, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच को पहचानना। और फ्रेजल वर्ब्स भी उन्होंने कुछ लिस्ट इस तरह से ही पूछा गया था, फ्रेजेस को भी। तो यही था स्टूडेंट्स, मतलब सेक्शन इन्होंने ही टच किए, मेनली रीअरेंजमेंट, सेकंड आपका जो है फ्रेजेस, थर्ड आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और फिलअप्स। ये क्वेश्चंस थोड़े ज़्यादा पूछे गए थे। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, पेपर आपने दिया है,
ठीक है, हम इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं इस एग्जाम को, इतना इजी भी नहीं था। ठीक है, तो इजी टू मॉडरेट इसका लेवल था। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, सी यू।